Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 1 which is related to second year chemistry periodic table. तो यहाँ पर सबसे पहली बात इनिशियल हम जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को वो तो डोब्रीनर से करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातें पता होना चाहिए कि इनिशियली अल-राज़ी was the first Muslim scientist who classify elements on the basis of their nature, that is metal and non-metal. अल-राज़ी वो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की बुनियाद डाली और एलिमेंट्स को उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, उनकी नीचे की बुनियाद के ऊपर, दो ग्रुप के अंदर, मेटल्स नॉन मेटल में। और अल-राज़ी के पीरियड में टोटल 10 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद होनी चाहिए। देन इसके बाद जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पीरियोडिक टेबल का, इसमें सबसे पहले 1829 में साइंटिस्ट कौन था? डोब्रीनर। डोब्रीनर ने अपने दौर में लॉ ऑफ ट्राइड पेश किया। लॉ ऑफ ट्राइड कहते हैं 3 का कानून, तिगड़म का कानून या सलासों का कानून। इसने उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट को 3 की शक्ल में बांट दिया। अब ट्राइड किसे कहते हैं? ट्राइड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। 3 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? ट्राइड। इसने उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उनको 3 की फॉर्म में एक ग्रुप बना दिया। इसको कहते हैं ट्राइड। फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्राइड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दूसरा ट्राइड है। तो ये ट्राइड फॉर्मेशन कर ली। तो यहाँ पर इसने जो कॉन्सेप्ट दिया, एक स्टेटमेंट अप्लाई किया इस पर। इसने कहा कि पहले किसी भी ट्राइड में पहले और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज या तो इक्वल टू आएगा या तो नियरली इक्वल टू आएगा मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। मतलब द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट will be equal to or nearly equal to mass of the middle element, that is 23. 7 plus 39, 7 is the atomic mass of lithium while 39 is the atomic mass of potassium. इन दोनों का एवरेज लें, 39 plus 7 divided by 2 तो इक्वल किसके आ गया? 23। सही था बिल्कुल ये। इसी तरीके से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ट्राइड है, तो क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 127 और इन दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, तकरीबन कितना आएगा? 80। तो ब्रोमीन का भी 80 एटॉमिक मास। यहाँ तक तो इनके कुछ 3 4 5 ट्राइड तक तो ये लॉ कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही कुछ एलिमेंट का और जब इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड के तहत मास निकाला तो किसी का मास अगर 120 है, आ रहा है 150, तो ये नियरली इक्वल टू बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि डोब्रीनर अपने दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट को लॉ ऑफ ट्राइड के तहत अरेंज नहीं कर पाया। अगर वो अरेंज कर देता तो काफ़ी अरसे तक ये लॉ चलता, लेकिन ये 1829 में ही फेल हो गए। बेसिक वजह क्या थी कि अपने दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट को उस बेसिक लॉ के तहत अरेंज कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव लॉ पेश किया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने 8 की सीरीज़ बनाई, हॉरिजॉन्टल सीरीज बनाई 8 की, और इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो इन बिटवीन 1864-69 एक केमिस्ट न्यूलैंड, इसने एक क्लासिफिकेशन दी जो यकीनन बेहतर थी डोब्रीनर से। ही अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और इनका स्टेटमेंट क्या था? सिंपल ये था कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन ईच 8th एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट। अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करें तो हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। किस तरह? हम लोग बेसिक वजह क्या है, विद रिस्पेक्ट टू लिथियम 8वां एलिमेंट सोडियम, तो सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम की जैसी। विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन 8वां एलिमेंट एल्यूमिनियम, तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हैव सेम प्रॉपर्टीज। विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन 8वां एलिमेंट क्लोरीन, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब सेम ग्रुप। अब जैसे ही इसने कैल्शियम के बाद, लिथियम सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। जब कैल्शियम के बाद इसने एलिमेंट को आगे रखना स्टार्ट किया तो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। लेकिन आफ्टर कैल्शियम हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट नहीं कर रहा था, कभी 18वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करता, कभी 32वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करता। यानी कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट तो दिया कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करें तो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पहली बात,
न्यूलैंड ने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया लेकिन पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इसने बात की थी कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, बट आफ्टर कैल्शियम हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट नहीं कर रहा था, बल्कि कभी 18वां करता, कभी 32वां। तो न्यूलैंड भी फेल हो गए, लेकिन इन्होंने कोई ना कोई काम तो दिया था, कोई ना कोई काम तो किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो लिहाजा इनकी क्लासिफिकेशन मानी आती है। इसके बाद नो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? लॉथर मेयर। लॉथर मेयर जस्ट प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड ही नोट डाउन दैट those elements which have similar properties occupy same position in curve। पहली बात तो ये कि लॉथर मेयर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, इसने जस्ट उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस मालूम किए, एटॉमिक वॉल्यूम नोट डाउन किए और कर्व बना दिया। और कर्व में देखा वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो इन कर्व में सेम पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। लाइक जो कर्व हासिल होगा, इस कर्व में हर पीक पोजीशन पे ग्रुप 1A का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम। इसका मतलब इसने एक ख्याल दिया, इसके मुताबिक एक कंक्लूजन दिया कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंपल वर्ड में प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास में कोई ख़ास रिलेशन है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जस्ट एक ग्राफ प्लॉट किया है उस दौर के डिस्कवर्ड एलिमेंट का, और उस ग्राफ में ये बताया कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं वो कर्व में सेम पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो 1869 में कौन थे? मैंडलीफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंडलीफ को अपने ज़माने का जादूगर कहते थे। मैंडलीफ एक बहुत टेक्निकल साइंटिस्ट था। मैंडलीफ ने क्या किया, अपने से पहले जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड और जो लॉथर मेयर ने क्लासिफिकेशन दी, उनकी तमाम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने के बाद जो न्यूलैंड का स्टेटमेंट था उसने वर्ड इस्तेमाल किया था ईच 8th एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, वहाँ से 8 का वर्ड काट दिया। और 1869 में मैंडलीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी वो अपने आप को एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे। इन्होंने 8 का वर्ड काट के बोल दिया एक ख़ास इंटरवल। इसका मतलब यहाँ पर कि जितने भी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये था इसका कि जितने भी उस दौर के डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो सारे के सारे इस लॉ के मुताबिक क्या हो गए? अरेंज। यानी अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, if elements are arranged on the basis of their increasing order of atomic masses, then those elements which have similar properties repeat themselves after regular interval of time। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कब आएगा? कुछ पता नहीं, 2 के बाद भी आ सकता है, 8 के बाद भी, 18 के बाद भी और 32 के बाद भी। तो यहाँ पे अब कुछ ये मैंडलीफ है, देखें ये मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल स्टिल ग्रोइंग। तो यहाँ पर मैंडलीफ ने क्लासिफिकेशन दी, एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब ये इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया है इसमें हॉरिजॉन्टल रॉज भी थी और वर्टिकल कॉलम भी थे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सेम ग्रुप में आ गए थे। तो अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज सिस्टमेटिक स्टडी। पहले अगर 80 एलिमेंट हैं तो 80 एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करें, लेकिन जब मैंडलीफ ने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रॉ में चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? एलिमेंट की स्टडी आसान हो गई। किसी भी एक ग्रुप के एक मेंबर की स्टडी कर ली तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरे के पूरे ग्रुप की होंगी। तो इसमें यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो क्या था? वो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब इस मैंडलीफ को उस ज़माने का जादूगर इसी बुनियाद पे कहा जाता था। वजह क्या थी? इसने ना सिर्फ उस दौर के तमाम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को अपने लॉ के मुताबिक अरेंज कर दिया था, बल्कि नए अनासिर की, नए एलिमेंट्स की पेशन गोई की और उनके एटॉमिक मासेस बताए, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, हत्ता कि उनके नाम भी बता दिए, जिस तरह ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी किसी साइंटिस्ट के लिए।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तीसरा क्या था, ग्रुप नंबर ही शो करता है कि कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट वैलेंसी क्या अटेन कर सकता है, जस्ट वैलेंसी नंबर। डिसएडवांटेज यकीनन थे, मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात, आइसोटोप की पोजीशन नहीं थी। वजह सिंपल ये थी कि हर एलिमेंट के कम से कम 2 आइसोटोप होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स। तो हर एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स होते हैं, और जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो उसके रिलेटिव मासेस होते हैं उसके आइसोटोप्स के। जिस तरह क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, तो उनके जब मासेस निकाले जाते हैं तो उनका एक 25% होता है, एक 75% होता है। उन दोनों का जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है तो आता है क्लोरीन का 35.5 मास। इसी तरह जो ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन का मास है 1.008 होता है। किस तरीके से, प्रोटियम होता है 99.98%, ड्यूट्रियम होता है 0.0156% और ट्राइटियम होता है 4 - 15%। तीनों को जब मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन का मास जो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आता है 1.008। तो हर एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, और अगर आइसोटोप के बेसिस के ऊपर आइसोटोप होता है क्या है, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफरेंट। एटॉमिक नंबर की अभी कोई डिस्कवरी नहीं थी। एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करते और आइसोटोप्स भी शामिल कर देते तो एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल हासिल होता। जबकि पीरियोडिक टेबल बनाने की वजह क्या थी, बेसिक वजह ये थी ताकि हम क्लासिफिकेशन में उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिटेक्ट करने में हमें आसानी हो जाए। तो हम जब भी कोई स्टेटमेंट कोई लॉ फॉलो करते हैं इस वजह से कर रहे होते हैं ताकि उसके हमें पूरे एसओपीज़ पता हों, और वो एसओपीज़ पे चलने से हमें कम्प्लीटली आसानी से हम इसको सिस्टमेटिक वे में चल सकें। लेकिन अगर ये आइसोटोप रखते तो ये चले आता किसमें, ये आपके पीरियोडिक टेबल जो था इसके अंदर और डिसएडवांटेज प्रोड्यूस होते। तो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने हाइड्रोजन को, आइसोटोप को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दी। थर्ड, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, डिसिमिलर, जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स जिससे बेसिस बनाते हैं, और कॉइनेज मेटल जो सिक्के बनाने वाली धातें। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनको एलिमेंट्स की बुनियाद सेम, मतलब मेटल्स की बुनियाद पर सेम ग्रुप में रख दिया, जबकि ये केमिकली डिसिमिलर है। इसी तरह कैडमियम, मरकरी जो केमिकली सिमिलर हैं, लेकिन इनकी नेचर की बेसिस के ऊपर इन्होंने इनको एक साथ नहीं रखा बल्कि डिफरेंट ग्रुप असाइन किए। तो एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी था कि मैनलीफ अरेंज डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप, और सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा। तो एक बड़ा डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, वॉलेशन ऑफ रूल। इसने अपने ही रूल की खिलाफ वर्जी कर दी। मतलब इसका रूल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जस्ट लाइक आर्गॉन और पोटेशियम। पोटेशियम होता है 39, ठीक है, आर्गॉन होता है हमारे पास 39.9। तो पहले पोटेशियम को आना चाहिए, बाद में आर्गॉन को आना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रही थी, ग्रुप ने जो एलिमेंट्स थे उनकी वेरिएशन हो जाती, तो इसने पहले ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखा, आर्गॉन को, और बाद में रखा पोटेशियम। ठीक है, बेसिक वजह जब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न में तो ये पता चल जाएगी हमें। आर्गॉन का एटॉमिक मास होता है 18, पोटेशियम 19, तो इसने बिल्कुल सही रखा था, लेकिन क्योंकि जब उस दौर में 1869 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं, तो एक साइंटिस्ट भी क्या कर सकता है। लेकिन इसको ये पता था कि भाई इसके ना जो रूल में वॉलेशन हुई है, इस स्टेटमेंट में कोई मसला है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि इसने अपना रूल खुद ही ब्रेक कर दिया, इससे पहले कि कोई और साइंटिस्ट ब्रेक करता। आखिरी, नो आइडिया अबाउट पीरियोडिसिटी। हाँ, एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट क्यों करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैनलीफ का पीरियोडिक टेबल बिल्कुल नहीं देता, और इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आइडिया नहीं देता। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, एडवांटेज थे जो हमने पढ़ लिया। अब आगे मूव करते हैं। 1913 में एक साइंटिस्ट था मोज़ले, इसने मैनलीफ में जो डिफेक्ट्स पाए गए थे उनमें काम किया, और जहाँ जहाँ एटॉमिक मास का वर्ड इस्तेमाल किया गया था उसको एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया। तो मैक्सिमम डिसएडवांटेज जो कि मैनलीफ के थे खुद ब खुद चेंज हो गया एडवांटेज के अंदर। असल में 1911 के अंदर एक रंजन नामी साइंटिस्ट ने एक्सरे प्रोड्यूस की, तो वहाँ से पता चला कि हर एटम के ऊपर एक टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कभी चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर।
आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर मोज़ले ने काम किया पीरियोडिक टेबल के ऊपर, क्लासिफिकेशन के ऊपर, और इसने जो मैनलीफ का स्टेटमेंट था वहाँ से एटॉमिक मास का वर्ड काट दिया और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बन गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. It means that if elements are arranged on the basis of their increasing order of atomic number, then those elements which have similar properties repeat themselves after regular interval of time. तो इसका मतलब सिंपल ये था कि अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाए तो वो तमाम एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो अपने आप को एक ख़ास रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे होते हैं. ये मोज़ले या मॉडर्न का स्टेटमेंट. अब इसमें भी कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस. तो ये कुछ ज़रा डायग्राम वगैरह हैं पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म की जो कि मोज़ले ने लिखा. ठीक है, इसमें बाकायदा वर्टिकल कॉलम भी है, हॉरिजॉन्टल लॉज भी हैं. ठीक है. अच्छा, एक बात इसमें मैंडलीफ में रह गई थी कि मैंडलीफ में टोटल 8 ग्रुप थे, 8 वर्टिकल कॉलम थे और 12 पीरियड्स थे. ठीक है, जो कि हम अगर मॉडर्न में देखें ग्रुप 8 सेम है लेकिन टोटल पीरियड हॉरिजॉन्टल लॉस कितनी है 7. तो ये मल्टीपल चॉइस के लिए आ सकता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड कितने हैं. ग्रुप हैं टोटल 8, सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू फैमिली ए और फैमिली बी 16, जबकि पीरियड कितने हैं 7 और 7वां इनकम्प्लीट है. अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो वो 7वें पीरियड में रखेंगे. ठीक है, तो ये कुछ आपके पास डायग्राम्स हैं जो बता रही हैं मॉडर्न पीरियड टेबल को. इसके बाद अब ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं किसके, मैंडलीफ के बाद मॉडर्न की मोज़ले में. पहली बात एडवांटेज, सिस्टमेटिक स्टडी. अब एलिमेंट की स्टडी बहुत ही सिस्टमेटिक हो गई थी. ठीक है, और दूसरी बात आइसोटोप की पोजीशन का मसला सॉल्व हो गया था. जहाँ पर वो एलिमेंट रखेंगे, हाइड्रोजन को रख देंगे, वहीं पर उसके तमाम आइसोटोप आ जाएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. वजह क्या थी, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सिमिलर. सबसे बड़ा एडवांटेज करेक्शन ऑफ वॉल्यूशन ऑफ मैंडलीफ लॉ. मैंडलीफ का लॉ सही हो गया था किस तरीके से, जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई पता चला कि आर्गॉन जिसका मास होता है 39.9 उसको पहले ही आना चाहिए, पोटेशियम 39 से. वजह क्या थी, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का होता है 19. तो मैंडलीफ ने भी बिल्कुल सही अरेंजमेंट की थी लेकिन एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंडलीफ को अपने रूल की खिलाफ वर्जी करनी पड़ी. तो इस लिहाज से करेक्शन हो गया था वॉल्यूशन ऑफ मैंडलीफ लॉ की और उसके एटॉमिक मासेस भी करेक्ट हो गए थे और उनको सेम पोजीशन ऑक्युपाई करवा दी थी मैंडलीफ वाले पोजीशन जो किसने, मॉडर्न ने. अब डिसएडवांटेज कुछ मौजूद हैं मॉडर्न में भी. सबसे पहली बात, हाइड्रोजन की अब तक प्रॉपर पोजीशन नहीं है. ठीक है, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें. तो मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन को रखा हुआ है दरमियान में. ठीक है, इसके बाद हीलियम की पोजीशन भी डिस्प्यूटेड है. डिस्प्यूटेड का मतलब मसला बना हुआ है, मौमा बना हुआ है, हल नहीं हो रही. हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है. जस्ट हीलियम की वजह से डुप्लेट रूल होता है और बाकी तमाम एलिमेंट पे ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है. तो इसकी पोजीशन का भी मसला है किसमें, मॉडर्न में. और सबसे आखिरी डिसएडवांटेज, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो अपने बाकी तमाम सेम ग्रुप के एलिमेंट से वो प्रॉपर्टी में डिफ़र करेगा. और इसकी वजह हमारे सामने आ चुकी है क्योंकि जो पहला एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एटॉमिक साइज़ बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने बाकी तमाम ग्रुप के एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल डिफ़र आ जाता है. तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं. इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. ग्रुप्स, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप्स क्या होते हैं, टोटल वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप. टोटल हमारे पास ग्रुप कितने हैं, टोटल हमारे पास 8 ग्रुप हैं. फैमिली ओ फैमिली बी के लिहाज से 16 ग्रुप हो गए. लेकिन हम अगर इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो हमारे पास 3 टाइप के ग्रुप हैं, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी. ठीक है, जो हमने नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके अंदर, अब नॉर्मल भी हैं मतलब के ट्रांजिशन भी हैं. सब ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट जिनकी फिक्स वैलेंसी होती है, सब ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और ज़ीरो ग्रुप
ज़ीरो ग्रुप अलग से कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्रुप 80 के एलिमेंट नोबल गैसेस। हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 80 की जैसी हो जाए। अच्छा, ग्रुप नंबर ज़ाहिर क्या करता है? ग्रुप नंबर ज़ाहिर करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। एग्जाम्पल, ग्रुप 5A का मतलब ग्रुप 5A के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6A का मतलब लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप नंबर ऑफ ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, पीरियड की बात करें तो वर्टिकल कॉलम ग्रुप थे और जो हॉरिजॉन्टल रॉस होती हैं एलिमेंट्स की पीरियड टेबल के अंदर, वो क्या है? पीरियड है। टोटल 7 पीरियड है, ठीक है। 7वां इनकम्प्लीट है। जब हम पीरियड 1 to 7 मूव करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड 1 का मतलब के शेल, पीरियड 2 का मतलब एल शेल, पीरियड 3 का मतलब एम शेल। तो अच्छा, नाम पता होना चाहिए भाई। पीरियड नंबर 1 को हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। वजह क्या होती है? 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर। पीरियड 2 और 3 जो हमारे पास हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट और सेकंड शॉर्ट पीरियड। 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। पीरियड 4 और पीरियड 5 जो है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। 6 पीरियड को कहते हैं लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा पीरियड। ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। 7 पीरियड जो अब तक इनकम्प्लीट है, अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो 7वें पीरियड में रखेंगे, ठीक है। तो ये पीरियड डिटेल थी। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग, सेकंड लॉन्ग, लॉन्गेस्ट पीरियड पीरियड नंबर 6 होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम। अब ये एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 हिस्सों में। नॉर्मल एलिमेंट्स जो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उबूरी हनासिर, क्योंकि इनकी वैलेंसी फिक्स होती है, ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और इनकी जो जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक की, वो होती है NS1, पी ब्लॉक की NS2, और जो पी ब्लॉक 2A की NS2, और पी ब्लॉक की क्या होगी? NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक। तो ये तो होगा नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स के बाद दूसरी बारी आती है नोबल गैसेस, अजीम गैसेस। इसको हम कहते हैं ग्रुप 8A, नोबल गैसेस, ज़ीरो गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है। और इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ये हाईली स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनकी जर्नल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP6। दरमियान में 2 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 से लेके N-1 D1 to 10। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है? डी सब शेल के अंदर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज़ हैं 14 फोलिन एलिमेंट्स की, आफ्टर लैंथेनम और एक्टिनियम एलिमेंट, लैंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स इन बिटवीन 3B एंड 4B। और इनके जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 N-1 D1 to 10, N-2 F1 to 14। तो ये F ब्लॉक, यानी ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ग्रुप में तकसीम करते हैं हम पीरियड टेबल को। नॉर्मल एलिमेंट्स जो S और P ब्लॉक हैं, इनर्ट गैसेस जो ग्रुप 8 हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो D ब्लॉक हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो क्या होते हैं? F ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल के बाद इसकी डिटेल देख लेते हैं भाई। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस एक ग्रुप हो गया। नॉर्मल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एस और पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे होते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहे होते हैं। जरा डिटेल भाई, एस पी डी एफ के लिहाज से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो तमाम एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का इंटर हो एस सब शेल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनके डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। लास्ट सेल में क्या होता है भाई? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 है तो लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 है तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा एलिमेंट्स होते हैं? जिसमें प्रोग्रेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होती है? पी सब शेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटोलॉइड्स भी होते हैं। टोटल ये 30 एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, इनकी 4 कंप्लीट सीरीज़ हैं। हर सीरीज़ में 10-10 एलिमेंट्स हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंटर होता है डी सब शेल के अंदर। और विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ देखें जो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 को आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, तो इनकी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं।
इनको ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको ऐसा कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये कलर फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं डी ब्लॉक की इम्प्योरिटीज़, ठीक है, पेंट्स वगैरह में, गिलास के अंदर। और वो तमाम एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है डी सब सेल में, क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के दो मेंबर्स हैं ये, इसको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ज़्यादातर क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। 14 की दो सीरीज़ हैं इसके अंदर। और एफ ब्लॉक को एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होता है, डी सब शेल के अंदर। और यहाँ पर टोटल ये 28 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक सीरीज़ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं बिटवीन 3b to 4b। तो ये हम लोगों ने एंड कर दिया चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक नज़र आ रहा है आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक फैमिली, इसके कंप्लीट रूल और कंप्लीट वीडियो के हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर एंड फैमिली ऑफ ईच एलिमेंट, इसकी कंप्लीटली वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जब तक अगर चैप्टर नंबर 1 में कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।